किए क्या कुछ कुछ जो मैंने दिए थे स्टार्ट किए हैं? कौन से दिया आपको दिखाना एक बार? यही वाले है ना? हाँ। कौन कौन सा हुआ इसमें से? फर्स्ट टू। बाकी मतलब टाइम मतलब इतना ही मिला या हुआ नहीं? इतना टाइम था? अच्छा, सर से फिर बात करने लगे थे। ओके ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग हैज आल्सो स्टार्टेड। तो CS1 प्रोबेबिलिटी किसने किसने पढ़ी है? पढ़ी है पहले प्रोबेबिलिटी, है ना? नहीं? अंडरग्रेड? नहीं? क्लास 12th में मैथ्स थी? हम्म वहां तक पढ़ी होगी ना, बेस थ्योरम वगैरह थोड़ा बहुत। ओके नाइस। ठीक है, तो CS1 इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग, इसमें क्या था आइडिया, मतलब हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि बेसिक प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो इसमें कुछ कुछ नोन कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि कर ही नहीं पा रहे थे, राइट? कर पा रहे थे, मतलब अटेम्प्ट तो हो रहा था ना, 2 क्वेश्चन आपने किए, 2 आपने किए, 2-3 आपने भी 2-3 किए ना। तो ये एकदम बेसिक्स है, मतलब ये नहीं पढ़ेंगे इसमें, ऐसे यहाँ पे स्टार्ट ही थोड़ा सा हायर लेवल से ही होगा, लेकिन हम लोग बेसिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ओवरऑल अभी सिलेबस में टॉपिक्स क्या क्या है देखो। चैप्टर वाइज हमारे पास 16 चैप्टर है, ठीक है? 16 चैप्टर्स है, इसमें अब 5 सेक्शन में वैसे डिवाइडेड है। पहला आता है आपका डेटा एनालिसिस। नोट्स नहीं लिखने, मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। फिर आपका आता है रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। रैंडम वेरिएबल सुना होगा ना, CM1 किया हुआ है मोस्टली लोगों ने। CM1 तीनों का किया हुआ है ना? नहीं, आपने नहीं किया। रैंडम वेरिएबल सुना है कभी? ओके नाइस। तो उस पे है, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सुना है? सुना है, पढ़ा है ना? ओके, CM1 में देखा है। और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैव यू हर्ड अबाउट दिस फेमस बेल कर्व? ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर आपका आता है एक मेजर पार्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। जैसा अभी सर बता रहे थे ना आप लोग को, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह, है ना? तो वो आता है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस वाला टॉपिक है ये। फिर ये काफी वेटेज वाला टॉपिक है, रिग्रेशन। इस पे 2 चैप्टर्स है। और लास्टली आपका फिर बेसियन स्टैटिस्टिक्स। तो ओवरऑल टॉपिक वाइज ये 5 मेजर टॉपिक हो गया। इसके अंदर आपका आ जाएगा, ये मोस्टली चैप्टर 1 ही है, ये एक ही चैप्टर है। और इसका आप वेटेज बोलोगे तो 10% वेट है इसका, ठीक है? 10% आउट ऑफ 100। ऑफकोर्स इसके अंदर आपका 2 पेपर ए और पेपर बी भी होता है। पेपर बी में आप सीखोगे आर प्रोग्रामिंग। किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब ऐसे कभी कुछ प्रोग्रामिंग करी है? थोड़ा बहुत? हैव यू ट्राइड? विच लैंग्वेज? पाइथन, नाइस। आप? नॉट येट? आप? नॉट येट, तो ठीक है, दैट विल बी योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद प्रोग्रामिंग, ठीक है? पेपर बी इज बेसिकली वट एवर यू लर्न थ्योरी में, उसको आप मतलब कैसे अप्लाई करोगे ये सीखोगे, ठीक है? मतलब मान लो हम लोग बहुत एक डिफिकल्ट सा आपके पास डेटा सेट है। अब फ्लिपकार्ट है जैसे, अभी उसके पास क्या है, सेल का डेटा आता है, राइट? उन लोग क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे तो इतना कुछ कर पा रहे हैं ना। आप देखोगे कि प्राइसेस सेट हो रहे हैं, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग प्राइसेस सेट होता है। इतना कुछ कैसे हो पा रहा है? सारा डेटा एनालिसिस के थ्रू ही होता है। अब वो हाथ से तो नहीं करने बैठेंगे, तो उसके लिए बैकग्राउंड में पाइथन हो गया या आर हो गया, ये सब यूज करते हैं। तो आप थ्योरेटिकली जो भी सीखोगे उसको अप्लाई कैसे कर पाओगे? आर के थ्रू। तो अगर आप रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना सीखोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर ए तो आपका पूरा थ्योरी हो गया। आप लोग सब आई वाला ही हो ना, तीनों? आई हो? आई विल बी मेक अटेम्प्ट। ओके, आप भी आई हुए? आप? ओके ओके, आप? ओके ओके, तो पेपर ए आपका थ्योरी रहेगा, पेपर बी आर प्रोग्रामिंग रहेगा। इसका वेटेज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। आई थिंक थ्योरी का 70% वेटेज होता है और इससे 30% आता है, और इसका कोई ऐसा
IFOA में अगर आप दे रहे हो तो दोनों का इंडिविजुअली कोई पासिंग परसेंटेज नहीं होता। आई मीन यू कैन स्कोर एनीथिंग, ओवरऑल आपको मतलब 60 के अराउंड इनका जनरली पास मार्क रहता है, वो क्रॉस करना होता है, ठीक है। और अगर IEI वाला होगा तो फिर अभी इन्होंने निकाला है कि दोनों में इंडिविजुअली भी 30% होना चाहिए। व्हाट दैट मीन्स इज, आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने सपोज 2 पेपर दिए, एक 100 वाला, पेपर ए दिया, पेपर बी दिया, ठीक है। पेपर ए में आपने सपोज 90 भी स्कोर कर लिया तो इसका 70% होने पे कितना आएगा? 63। दैट्स ऑलरेडी वेरी गुड। बट इधर आपको अगर 20 नंबर आते हैं आउट ऑफ 100 तो नहीं हो पाओगे पास। यानी इसका 20%, मतलब इसका फिर 6 नंबर ही जुड़ेगा आपका, लेकिन 20 इज नॉट एनफ, क्योंकि इंडिविजुअली इन दोनों में आपको 30-30 चाहिए होगा, तो वो IFA के केस में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पेपर पास वगैरह कैसे करना है। ओके, तो हाँ, मैं यहाँ पे था ना, डेटा एनालिसिस, तो इसका एक ही चैप्टर है। फिर आपका आता है रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इस पे आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट करके चैप्टर 6 तक है, चैप्टर 2 से लेके 6 तक, और इसका वेटेज है आपका 20%। अब 20% डजंट मीन कि थ्योरी में 20% आएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो थ्योरी में ज्यादा आएंगे और प्रैक्टिकल में कम, आई मीन आर प्रोग्रामिंग में कम आ रहे हैं। और कुछ ऐसा हो सकता है जो आर में ज्यादा आएंगे और थ्योरी में हो सकता नहीं हो उस पे क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी में देयर इज अ लिमिट। उन लोग जनरली हर चैप्टर नहीं कवर कर पाते कभी कभी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उस चैप्टर पे कम फोकस करोगे ऑफकोर्स, क्योंकि आपको आर में पूछा जा सकता है वो सेम चीज, ठीक है। ओके, देन कम्स योर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ये आपका हो गया चैप्टर 7 से लेके 7, 8, 9 एंड 10, 7 से लेके 10 तक। फिर आपका आता है, और इसका वेटेज 25% का वेटेज है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लेंदी भी पार्ट है ये वाला, पोर्शन थोड़ा लेंदी रहेगा। रिग्रेशन पे आपके 3 चैप्टर है, एक तो कोरिलेशन है, एंड देन यू हैव लीनियर रिग्रेशन, एंड देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड GLM। तो वो आपका हो गया चैप्टर 11 से लेके 11, 12 एंड 13, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेट वाला सेक्शन विच इज रिग्रेशन हैविंग 30% वेटेज। 3 चैप्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या क्या मैंने बोला, पहला कोरिलेशन, फिर आपका आएगा लीनियर रिग्रेशन, फिर जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स। धीरे धीरे देखेंगे टॉपिक्स क्या है। फिर लास्ट में आता है आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स, तो ये ज्यादा थ्योरेटिकली है। दिस इज चैप्टर 14 to 16, won't take much time but it has a weightage of 15%. दिस इज योर ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी तक कुछ पूछना है आप लोगों को? जैसे कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो डोंट हेजिटेट। कुछ नहीं, कुछ पढ़ाई स्टार्ट करी है, ये फर्स्ट क्लास ही है ना, मतलब ऐसे खुद से कुछ नहीं। ओके, आपके पास सब मतलब मटेरियल वगैरह सब मिला हुआ है? ओके, तो मटेरियल में अगर आप देखोगे क्या क्या मिला आपको मटेरियल में, आई थिंक रिवीजन नोट्स मिला होगा ना। दीज आर कॉल्ड रिवीजन नोट्स। तो ये क्या है, ये सारा इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स फ्रॉम द IFOA। तो आपका ये टर्म कौन सा स्टार्ट हो रहा है इसमें, कब से कब तक है? आई मीन इसमें अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, देखो इसमें एक तो इन पहले पूरा ये समरी वगैरह दे रहे हैं शुरू में, ठीक है, मतलब या सो 2014 से लेके इट्स लाइक टॉपिक वाइज आपको सारे, सपोज चैप्टर 1 से जितने क्वेश्चंस आए हैं वो एक जगह मिल जाएंगे। तो यू कैन लाइक टॉपिक वाइज यू कैन प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास में कुछ करा दिया एक चैप्टर सपोज, तो उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यू कैन सी इट्स टिल 2023, तो यानी तो 2014 से लेके 2023 तक, यानी 10 साल के लगभग सारे क्वेश्चंस है। तो आपके लिए भी फॉर IIA ऑल्सो, यू फर्स्ट फिनिश दिस एंड लेटर ऑन जब एग्जाम क्लोज आएगा तो आप पास्ट पेपर खुद से सॉल्व करोगे। हम लोग भी करवाएंगे, बट मतलब यू टेक द एंटायर पेपर एंड सॉल्व इट। उसके भी आई थिंक हम लोग रिविजन नोट्स बना रहे हैं, तो उसका ऐसे रिविजन नोट्स अवेलेबल नहीं होता है, बट वी आर मेकिंग इट, विल गिव इट टू यू एट द राइट टाइम, ठीक है। रिविजन नोट्स क्या होता है ये समझ आया। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स पूरा हम लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद सम्स भी हम लोग एज एग्जांपल्स बीच में सॉल्व कराएंगे। उसके बाद इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आप घर जाके ये खुद से प्रैक्टिस करो, एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लेके आओ वापस। दैट्स द स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत? ओके, तो क्योंकि मैंने ये शुरू में ही बोला था कि स्टार्टिंग इसमें काफी हाई लेवल से ही हो रहा है। पहला चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, डेटा एनालिसिस, मतलब ओवरऑल आइडिया देगा, जैसे मैंने अभी फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल लिया था, या फिर और भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल में हाउ डू यू टैकल डेटा, ये पूरा थ्योरी इसमें बताया जाता है फर्स्ट चैप्टर में। अगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में आए तो पहला चीज स्टार्ट इन लोग जहां से करते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे को वहां से स्टार्ट नहीं करना है अभी, मेरे को थोड़ा बेसिक्स बताना है पहले
जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, ठीक है? थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल स्लोली गो टू दिस. अगर मोस्टली इट विल बी रिविजन फॉर यू गाइस, बट लेट्स सी. आई विल जस्ट टेक आउट समथिंग. या जहां जहां आप लोगों को आता हो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? बीच बीच में लेट्स इंटरेक्ट. ओके, एकदम बहुत ही बेसिक है. सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल क्या होता है? वो डेटा है जो पॉपुलेशन से लेते हैं, पार्ट ऑफ इट. या दैट्स करेक्ट. सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है? सैंपल स्पेस क्या होता है? तो पहला मैंने जो पूछा था वो था सैंपल पॉइंट क्या होता है. तो किसी एक सैंपल का कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो एक सैंपल आपने उठाया. सैंपल उठाने का मतलब हो गया कि सपोज यू हैव अ एंटायर सेट ऑफ इंटीजर्स और उसमें से आपने ये सैंपल उठाया -2 -3 1 2, ठीक है? ये एक सैंपल हो गया. सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल का एक कोई पॉइंट. तो बहुत ही बेसिक है ये. सैंपल स्पेस क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस इन क्लास 12? व्हाट इज सैंपल स्पेस? It's a collection of all possible outcomes of an experiment. Experiment can be anything. For example, if you toss a coin, then all possible outcomes are heads and tails. तो उस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? या तो हेड या टेल्स. फिर अदरवाइज इफ यू रोल अ डाई, वेरी बेसिक एग्जांपल, 1 2 लेके पूरा 6 तक, दिस इज योर सैंपल स्पेस. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स सुना हुआ है? सुना हुआ तो लग रहा होगा, क्लास 11 12 में सेट थ्योरी में पढ़ते थे, याद है? Together, that's right. So mutually exclusive is some events that cannot happen together, outcomes that cannot happen together. So when you throw a die, 1 और 2 दोनों साथ में नहीं आ सकते, right? तो अगर getting a 1 और getting a 2, these are two different events, like they are mutually exclusive, cannot happen together. Event होता क्या है? What is the event? ये ऐसे डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, बट इंश्योर कर रहा हूँ कि एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे विल मूव अहेड. तो इवेंट क्या होता है? आउटकम्स दैट यू वांट. लाइक ये सैंपल स्पेस है, इसका कोई भी सबसेट आप निकालो, दैट्स एन इवेंट. कोई भी सबसेट, मतलब इसका सपोज एक सबसेट निकाला मैंने 2 4 6, दिस इज एन इवेंट. व्हाट इज दिस? गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाई. तो इवेंट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ठीक है? इस सबका नोट्स अभी नहीं बनाना है कुछ. देन यूनियन ऑफ इवेंट्स मतलब इधर ए और बी. लेट्स से देयर आर 2 इवेंट्स, देन यूनियन विल बी इधर ए और बी, मतलब दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा. दैट्स अ न्यू इवेंट कॉल्ड ए यूनियन बी. दिस इज ए और बी. फिर आपका आता है इंटरसेक्शन, विच इज ए एंड बी बोथ, दोनों होना चाहिए तभी. मतलब अगर आप सेट थ्योरी के एग्जांपल से देखोगे तो वो ये वाला क्वेश्चन होता है, राइट? दिस इज ए एंड बी वाला. फिर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब इट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, जिसका अगर आप यूनियन कर दोगे तो वो फाइन नहीं, वो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब इनको साथ में मिला दो तो कुछ बाकी नहीं रहता, पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है. मतलब अगर मैं 2 इवेंट्स ले लूं, फॉर एग्जांपल ए इज एन इवेंट एंड बी इज अनदर इवेंट. ए इज एन इवेंट गेटिंग इवन नंबर इस केस में व्हेन यू थ्रो अ डाई, और एक और है गेटिंग एन ऑड नंबर. तो इन दोनों का जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या है? 2 4 6 1 3 एंड 5. तो इन दोनों को अगर आप साथ में ले लो, मतलब ए एंड बी टुगेदर,
मेक्स आउट द एंटायर सैंपल स्पेस, राइट? पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसका एग्जॉस्ट जो वर्ड है, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा खत्म कर देता है सैंपल स्पेस को. तो दिस इज व्हाट यू कॉल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज वेरी सिंपल. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट. ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज दिस? Yes. So your entire sample space, let's say I denote it by S, S minus A, that is the A complement. Okay. फिर सब इवेंट इज लाइक इसका एक छोटा पार्ट, मतलब गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज एन इवेंट. इसी का एक छोटा पार्ट की गेटिंग गेटिंग एन इवन नंबर विच इज स्मॉलर देन 4, तो इसका वो सब इवेंट हो जाएगा. सब इवेंट मतलब एक इवेंट का एक छोटा पार्ट. डी मॉर्गन्स लॉ सुना है कभी? ये वाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? करेक्ट. याद आ रहा है आपको? भूल गए ये वाला. ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है. डायरेक्टली यूज नहीं होगा बट गुड टू नो है. आपको इसका नोट्स में बना के भेज दूंगा, ठीक है? ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स. वन सेक. तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कोई समझा सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? नाउ कमिंग टू प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज दैट? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, है ना? मतलब वैसा कुछ ही बोल रहे हो आप. मतलब अभी जो मैं ये बोल रहा था कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो इवन नंबर क्या क्या पॉसिबल है? अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो 2 4 6 ये इवन नंबर पॉसिबल है. तो इसका अगर आप काउंट ले लो, मतलब ऐसे n ऑफ दिस एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1 से लेके पूरा 6 तक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. मतलब इधर मेरे पास 3 है विच आर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ माय इवेंट एंड देन दिस इज द टोटल विच इज 6. तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है कि अगर मैं एक सिक्का मतलब सॉरी एक डाइस अगर रोल करता हूं तो उसको क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा एक इवन नंबर आएगा. वेरी सिंपल. अब सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है आप लोग ने? क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, व्हाट इज दिस? वर्ड्स में बताओ पहले. गिवन दैट बी हैज हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल आल्सो हैपन? यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी साथ में होगा डिवाइडेड बाय बी के होने की प्रोबेबिलिटी. तो गिवन दैट बी हो चुका है, ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना है ना. इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी, इसका लॉजिक बनता है. देखो, गिवन दैट बी हैज हैपेंड मतलब हम कहीं यहां पे लाई कर रहे हैं, ठीक है? बी हैज हैपेंड मतलब हम यहां पे हैं. अब इसमें से पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए में भी हम लोग होंगे. तो यहां पे हम लोग हैं, ये गिवन है, दैट मींस दिस इज द डिनोमिनेटर एंड आउट ऑफ दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप ए में भी हो, दैट प्रोबेबिलिटी वुड बी दिस, राइट? सिर्फ ये वाला कि यहाँ पे तो आप हो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी कि आप ए में भी हो. गिवन दैट यू आर इनसाइड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर आल्सो इनसाइड ए. तो मतलब वो सिर्फ कॉमन पार्ट को लेके फिर वैसे ही निकलेगा. लॉजिक समझ आ रहा है वाला चीज का? तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन. फिर व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इंटरसेक्शन इक्वल नहीं होता है. joint sets होते हैं. There are no common elements together. इंडिपेंडेंट मींस डिपेंडेंट नहीं होता. वेरी गुड. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं देखो डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब आप चाहे मेरे को बताओ कि बी हुआ है
या नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब this conditional probability is as good as the unconditional probability, right? That is what is independence. कि उसका होना या ना होना मेरे प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं लेके आएगा कोई भी. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. तो अब अगर आप कंडीशन देखोगे मैथमेटिकली तो वो ये निकल के आएगा. इसका फॉर्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, यही फॉर्मूला है ना इधर लिखा हुआ. अब ये कंडीशन अगर मैं लिख दूं तो आप लोग को याद आ जाएगा कि इसका इंटरसेक्शन शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज. ये वाला कंडीशन आई थिंक आप लोग को याद था या याद आएगा, पता नहीं, आई डोंट नो. ये कभी पढ़ा है ये वाला इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स? 12th में था ना शायद. ये भूल गए होगे, काफी टाइम तो हो गया. नहीं, काफी टाइम नहीं हुआ आप लोग का एक्चुअली. दिस वाज इन 11th. मुझे हो गया काफी टाइम, मैं भूल गया हूँ फिर. 12th में था क्या ये? प्रोबेबिलिटी तो 12th में थी ना. बोर्ड का फर्क है क्या? ओके. अच्छा, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, आप लोग से पूछ लिया था सर. तो थोड़ा लेट हो गया पर बता देता हूँ. तो माय नेम इज गौरव. आई एम लाइक टीचिंग सिंस द लास्ट 2 years at Actuators Education Institute. अभी आई एम वर्किंग इन अ बैंक एज अ risk management professional. Basically it's the role of a model validator. तो we can come to the details later on कि क्या होता है काम में. मेरे 3 साल हो गए मेरे को उस जॉब में अभी ऑलरेडी. और बिफोर दैट आई हैव अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड देन उससे पहले मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में ही, वो सेंट जेवियर्स कोलकाता. एंड हाँ, उसके पहले तो 12th वगैरह था. आई कम फ्रॉम गुवाहाटी एंड या दैट्स अबाउट मी. और क्या, मतलब आई लाइक रनिंग. लेट्स से आप में से किसी को रनिंग वगैरह पसंद है? एनीवन इनटू फिटनेस? नॉट येट. स्पोर्ट्स, ओके. स्पोर्ट्स, नो स्पोर्ट्स. यू शुड गो फॉर स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स क्या खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल. आप? नाइस, डाइवर्स है तो. चलो बढ़िया है. तो मुझे शुरू में बताना था, मैं भूल गया. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. बेस थ्योरम. कोई मेरे को सिंपल भाषा में बेस थ्योरम बता सकता है? बेस थ्योरम इजी लगता था कि डिफिकल्ट लगता था? इजी लगता था ना. तो बताओ क्या है बेस थ्योरम. ट्राई आउट. क्या होगा, गलती तो होगा. बोलो बोलो. फॉर्मूला ही बता दो चलो, अगर फॉर्मूला याद है. Probability of we see that A has happened, then probability into probability of A divided by probability of B. Then given that A has happened into probability of A plus probability of A. Wait. Yeah, probability of A given that B. नहीं, B given any other thing has happened. Basically what is this? ये जो नीचे होता है, अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये क्या आता था? सिर्फ हम लोग यहाँ क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते थे, राइट? ये हम लोग शुरू में सीखे थे ना, याद है? कहाँ सीखे थे? अभी भी क्या था वो फॉर्मूला? करेक्ट. तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये यहीं से आ रहा है ना, ये वाला, इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर. अब ये क्या है कि बी के होने के लिए क्या क्या पॉसिबल वेज है? तो बी हो सकता है जब ए हुआ हो तब बी हो सकता है, या फिर कोई और इवेंट में भी. तो बी कैन हैपन व्हेन सी हैपेंस, और सी के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन. तो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ बोलते हैं इसको, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है. और ऊपर वाला इज लाइक आउट ऑफ दिस टोटल प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैंने ये काम जो किया है, बी जो हुआ है वो ए के वजह से हुआ हो, ऐसा कुछ. तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके थोड़ा इसको सॉलिडिफाई करता हूँ कॉन्सेप्ट को. मान लो हम लोग कहाँ है? मुंबई में है ना.
मुंबई से कुछ ऐसा अजीब सा जगह बताओ जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स ही ना हो। यहाँ जाना है मेरे को, बताओ ना कुछ अजीब जो जहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती है, पता है कोई जगह? चलो मान लेते हैं यूएस जाना है मेरे को, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स। मेरे को दिल्ली होके जाना है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली की मान लो 3 फ्लाइट है, एक, ये 2, ये 3, और दिल्ली से यूएस की 2 फ्लाइट और है, ठीक है। तो इन टोटल मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 3 तरीके हैं मेरे पास, और दिल्ली से यूएस जाने के लिए 2 तरीके हैं। तो यानी अगर किसी इंसान को मुंबई से यूएस जाना है उसके लिए कितने तरीके हैं? 6 वेज है जाने के लिए। इस फ्लाइट को पकड़ो, उधर से कोई एक पकड़ लो, 2 वेज हो गया, तो मतलब इधर से फर्स्ट एंड देन दिस। तो बेस थ्योरम क्या करता है पता है कि अब देखो मेरे को मुंबई से यूएस जाना है, ये मेरा काम है ना, दिस इज द वर्क दैट आई एम डूइंग। इस तरीके से अगर याद रखोगे तो शायद इजी लगे। तो वर्क वो क्या है? गो फ्रॉम मुंबई टू यूएस। अब इसको करने का यू कैन हैव डिफरेंट वेज। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 6 वेज है हमारे पास, ठीक है, ये जो अलग अलग केसेस है। तो अब बेस थ्योरम क्या कराता है हमसे? बेस थ्योरम बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट वर्क हैज हैपेंड, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी दैट वर्क हैज हैपेंड मतलब तो यहां आएगा ना, वर्क हैज हैपेंड, क्या चांस है कि वो एक पर्टिकुलर वे से हुआ हो, मतलब पहला वे, फर्स्ट वे। ऐसा कि मान लो आप मुंबई से यूएस तक पहुंच गए, अब आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने ये रूट लिया हो कि फर्स्ट यू टुक दिस फर्स्ट फ्लाइट एंड देन दिल्ली टू यूएस सेकंड फ्लाइट। टोटल 6 तरीके हैं मेरे पास। सपोज फ्लाइट 1, फ्लाइट 2 एंड फ्लाइट 3, फ्लाइट 4 एंड फ्लाइट 5, ये है, ठीक है, इसे बता देते हैं यहां से। अब टोटल वेज क्या है? या तो आप 1-4 ले लो, या 1-5 ले लो, या 2-4-2-5 जैसे ले लो। मैं मैथमेटिकली लिख के दिखाऊंगा इसलिए ये लिख रहा हूं, 3-4 और लास्ट में 3-5। These are the 6 possible ways that I can travel. Now, probability of first way given that work has happened. तो इसको अगर एक और तरीके से लिखिए, फर्स्ट वे कौन सा है? 1-4, राइट? कि मैं 1-4 से पहुंचा हूं given that I have come from Mumbai to US. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसमें क्या आएगा, नीचे क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट आई गो फ्रॉम मुंबई टू यूएस, उसके लिए क्या है, वो सारे केसेस आ जाएंगे, 6 के 6 केसेस, पहला इधर इधर सारा, ये सारा का प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा मुंबई टू यूएस वाले में टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लग जाएगा सारा, और ऊपर वाला विल बी ओनली 1-4 वाला, मतलब ये क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। बेस थ्योरम बस यही करता है। अब आप इसको देखो, अगर अब आपको समझ में आएगा कि गिवन दैट बी हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए से हुआ हो? बी हो चुका है, बी के होने का बी अलग अलग तरीके से हो सकता है, ए के थ्रू भी बी हो सकता है, सी के थ्रू भी बी हो सकता है। मतलब ये जो बी जो काम है वो आप ए से भी करवा सकते हो या सी से भी करवा सकते हो, लेकिन आपसे पूछा है कि गिवन कि बी वाला काम हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ने किया हो? तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है। इसके ऊपर क्वेश्चन था क्या इधर? कोई क्वेश्चन करना है? इसमें तो नहीं है, बट एक और दूसरा क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ। डिफिकल्ट लग रहा है क्या कुछ भी अभी तक? कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, आया समझ, क्वेश्चन करके देखें। लेट मी फाइंड एक क्वेश्चन, रुको। तो मैं रीड करता हूँ, ये फॉर्मूला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। लिखना नहीं है कुछ, मैं आई रीड एंड आप लोग थोड़ा ध्यान देना बस क्या रीड कर रहा हूँ। एन इंश्योरेंस कंपनी, इट इश्यूज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन 3 कैटेगरीज,
standard, preferred and ultra preferred. Of the company's policy holders, 50% of them they are standard. तो 3 कैटेगरी के पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड और एक है प्रेफर्ड और एक है अल्ट्रा प्रेफर्ड. अब बोला है कि 50% लोग यहां आते हैं, 50% पॉलिसी होल्डर यहाँ पे है, 40% यहाँ है, ऑफ कोर्स फिर 10% यही होंगे. फिर बोले कि ईच स्टैंडर्ड पॉलिसी होल्डर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.01 ऑफ डाइंग इन द नेक्स्ट ईयर. यानी इस कैटेगरी से अगर कोई आता है तो उसके अगले साल में मरने की प्रोबेबिलिटी है 0.01. फिर अगर कोई इस कैटेगरी से यानी कोई प्रेफर्ड कस्टमर है उसके मरने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, थोड़ी कम है ना ये. और अल्ट्रा प्रेफर्ड है अगर तो उसमें और ही कम है. प्रेफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी ना, एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए कौन से कस्टमर ज्यादा प्रेफर्ड है, जिसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? कम है. ज्यादा होगा तो उसको खराब है ना. कोई अगर जिसकी मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो यानी चांसेस ज्यादा है कि उसको हमें पैसे देने होंगे एज अ इंश्योरेंस कंपनी. तो कम पैसा तब देंगे जब उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी कम है. इसलिए इन लोग अल्ट्रा प्रेफर्ड है. ये तो मरेंगे नहीं, खाली प्रीमियम देंगे और फिर निकल जाएंगे. तो अब पूछा क्या क्वेश्चन में, अ पॉलिसी होल्डर डाइज इन द नेक्स्ट ईयर, यानी काम हो गया, मर गया कोई, पॉलिसी होल्डर डाइज, ये मेरा काम है, ये बोल दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर वाज अल्ट्रा प्रेफर्ड. आपको प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि अल्ट्रा प्रेफर्ड था गिवन दैट डाइड, है ना. मरने वाला तो कोई भी हो सकता है, उसमें से ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो मरा वो मेरा अल्ट्रा प्रेफर्ड वाले कैटेगरी से था. ये कैसे निकालेंगे फिर, पहले नीचे वाला देखते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइड कैन बी इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी दैट डाइड गिवन दैट स्टैंडर्ड था वो, एंड क्या प्रोबेबिलिटी की स्टैंडर्ड था वो, ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी की वो मरा एंड प्रेफर्ड था, एंड फिर प्रोबेबिलिटी की वो प्रेफर्ड था इस चीज का, एंड देन यू हैव प्रोबेबिलिटी दैट अल्ट्रा वाला जो भी अल्ट्रा प्रेफर्ड था, सॉरी डाइड गिवन अल्ट्रा प्रेफर्ड. ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी. मतलब मरने का 3 तरीका है ना, अगर वो वाला वेज ऑफ डाइंग वाला एक तरीके से सोचो, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, काम होने का 3 तरीका है. उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक तरीके से काम हुआ है, अल्ट्रा प्रेफर्ड वाला. यानी वैल्यू वाइज अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 10% टाइम्स 001, सॉरी या इस तरीके से बेस थ्योरम वर्क करता है. बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. नीचे वाला भी अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, ये मल्टीप्लाई करना है आपको बेसिकली, डाइड गिवन स्टैंडर्ड, ये फिर ये, मतलब वैल्यूज डाल सकते हो आप लोग, है ना. ओके, तो ये था बेस थ्योरम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. कहाँ रहते हो आप लोग, आसपास ही रहते हो? कहाँ से आए थे आप लोग? मीरा रोड. आप यहीं, आप पास ही, आपका भी 15-20 मिनट. आपको कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर. कॉलेज किधर है आप लोग की, आप लोग दोनों की? चर्च गेट, चरनी रोड. ओके, वेस्टर्न लाइन पे है ना चरनी रोड. ओके, तो बेस थ्योरम हमने देख लिया, ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो अभी मैंने नेक्स्ट पे जाना है, रुको. कॉम्बिनेशंस वगैरह आता है क्या आप लोगों को? थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, ये सब पढ़ा हुआ है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस. यूज आएगा वो सब कभी. अभी हम लोग जो ज्यादा यूज आने वाला है उस पर चलते हैं. रैंडम वेरिएबल्स मैंने बीच में मेंशन किया था, क्या होता है, राइट? कि देखेंगे क्या होता है. तो अभी देखते हैं थोड़ा सा बेसिक में. ये टॉपिक आपके एकदम सीधा रेलेवेंट है CS1 में. मैं एक बेसिक्स क्लास में भी इसको बता देता हूँ क्योंकि उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है. फिर क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, यू विल गेट अ शीट जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज अ रैंडम
variable. Before that, let me ask you guys, what is a function? In mathematics, you learn what is a function, ना? Explain करना function क्या होता है? Function, very basic, बताओ. गलत होगा कोई बात नहीं, बताओ. A relation where every pre-image has only one image. एकदम सही बोल दिया आपने. That's correct. लेकिन प्री इमेज और वन इमेज ये सब थोड़ा समझा दो. So there are two. This function is from set of x to set of y. हम्म. फिर in set of x के सारे elements को pre-images बोलते हैं, set of y के सारे elements को images बोलते हैं. सेट ऑफ y के सारे एलिमेंट्स को इमेजेस बोलते हैं. Yeah, pre-image and pre-image to image. हम्म. So every pre-image will only have one image हम्म. and not two. Hmm. दो होंगे तो वो function नहीं बनेगा. And can something here have like Yeah. hmm, that's called many to one है ना? Yeah. That's correct. ठीक है, फंक्शन वही होता है. तो रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन ही है. क्या करता है वो? अभी हमने सीखा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है ना? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट. वो सीखा था हमने. तो अगर आप इस बार थोड़ा बड़ा वाला सैंपल स्पेस लेते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियरर, दो डाइस आप रोल कर रहे हो साथ में, तो उसका सैंपल स्पेस कैसा दिखता है ना? वैसा दिखता है, सबको पता है. 1 1 1 2 वैसे करके. तो 1 1 1 2 एंड सो ऑन अप टू 1 6. एंड फिर इधर वैसे 2 1 3 1 6 1 एंड फिर सारा अगर करोगे तो यहाँ पे 6 6 लास्ट में आता है. ठीक है, ये सब नहीं भर रहा हूं मैं. ओके, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस. नाउ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? कमिंग बैक टू दिस, रैंडम वेरिएबल इज इट्स अ फंक्शन फ्रॉम दो, जैसे x और y, अभी एग्जांपल दिया था ना उसने, x और y. तो यहाँ पे x इज योर सैंपल स्पेस, यानी आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो which will link your sample space to the real numbers. That's a way to study. मतलब ये एक फंक्शन है. रैंडम वेरिएबल इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन which will link your sample space के हर एक एलिमेंट को किसी एक रियल नंबर से वो लिंक करेगा, हर एक एलिमेंट को, क्योंकि फंक्शन है ना. मतलब फंक्शन कब होता है? जब एक, ये क्या होता है, डोमेन, और ये है आपका कोडोमेन. तो यहाँ पे मेरे सारे सैंपल स्पेस वाले एलिमेंट्स है, मतलब 1 1 1 2 ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 6 6 है. तो इसको मैं अगर हर बार किसी एक रियल नंबर से लिंक करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द रैंडम वेरिएबल टू बी, इस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है कि इट्स द सम ऑफ नंबर्स obtained on 2 dice, ऐसा कुछ, on 2 die, ऐसा डाइस होगा ना. तो उस हिसाब से पहला जो 1 और 1 है वो किससे लिंक होगा? वो 2 से लिंक होगा. दोनों का सम क्या है? 2. दैट मींस दिस रियल नंबर जिसके साथ इसका कनेक्शन बन रहा है वो 2 है. फिर ये 3 है. वैसे इधर जो 6 6 है वो 12 तक जाएगा. देयर विल बी अदर नंबर्स आल्सो, लाइक 2 1 वाला जो इधर होगा एक, वो भी 3 से ही लिंक होगा. वैसे हर एक, मतलब ये क्या होगा, 2 से लेके 4 5 6 ऐसे करके जाता रहेगा 12 तक. तो व्हाट डिड दिस रैंडम वेरिएबल डू? इट लिंक्ड योर सैंपल स्पेस टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रैंडम वेरिएबल. और एग्जांपल देख सकते हैं रैंडम वेरिएबल के लिए. लेट मी टेल यू एक एग्जांपल. रैंडम वेरिएबल आया समझ में? एकदम बेसिक. कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है? नहीं. तो अच्छा ये बताओ, अब सपोज ये जो फंक्शन है, फंक्शन तो हमेशा एक मतलब रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम लोग इसको. इस फंक्शन को मान लो मैं बोल रहा हूँ z.
जैसे ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है ना, z इज द फंक्शन, ऐसा इस तरीके से बोला जाता था ना फंक्शन को, z इज द फंक्शन विच गोज फ्रॉम x टू y, वेयर x इज माय सैंपल स्पेस, y इज द रियल नंबर सेट। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं अब इधर कि प्रोबेबिलिटी दैट z विल टेक अ वैल्यू 1, ये क्या होगा? As per my definition, that z is the sum of numbers obtained on roll of 2 dice. What will be probability of z equal to 1? 0. Okay, that's correct. ऐसे ही करके अगर आप इधर probability of z equals 7 बोलोगे, वो क्या हो जाएगा? Just to check your what all cases fit into 7? किसने बोला 1/6? 1/6? अच्छा अच्छा 1/6। क्या क्या केस बनते हैं 1/6 फिर? हाँ कितने 6 केसेस बने क्या? 6 बने तो 1/6। मेरे को लगा आप एक बार में 1/6 कैसे बोल दी, बट ठीक है आंसर तो सही है। ओके तो यानी हम लोग फिर रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यानी अभी क्या था, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा एक सैंपल स्पेस था, उसको हमने नंबर्स के रेंज मतलब उस तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट में इस रैंडम वेरिएबल का क्या वैल्यू लेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उस तरीके से। मतलब ये बहुत ही क्रूड था ना, इसको एनालाइज करना डिफिकल्ट था, बट उस तरीके से ज्यादा बेटर हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें ना जनरल वे में दिया हुआ है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। एक there is a discrete random variable, of course, can be continuous or discrete. What is continuous and what is discrete? Have you heard of these two words पहले? Discrete क्या होता है? बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये पढ़ते थे पहले, बट स्टिल लेट अस रिवाइज क्या होता है वो बताओ। What is discrete? certain point पे होता है that can be different, जैसे कि मैंने CM में पढ़ा। हाँ बताओ। जैसे year 2 तो वो एक it is a discrete type. हाँ Year 2, year 3, year हाँ 4, year 5, but continuous is कि वो टाइम ड्यूरेशन हम गिन नहीं सकते। जैसे 2 to 3 वो डेंसिटी का मतलब कुछ तो रेंज काउंट होता है कि वो 2 to 3 के बीच। अच्छा आप CM1 में तो वो भी पढ़े होगे, लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल वगैरह पढ़े हो ना? ये TPX पढ़ा हुआ है आपने? ठीक है, तो उसमें लाइफ टाइम वाज अ रैंडम वेरिएबल होनी, तो रैंडम वेरिएबल पढ़ा हुआ है तो आपने। T वाज द रैंडम वेरिएबल ना वहां पे, लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल। CM1 आपने नहीं किया, आप लोग दोनों ने किया हुआ है। हाँ तो T वाज द लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल, वो वापस रिपीट होगा, इसमें नहीं होगा, CS2 में होगा। तो डिस्क्रीट इज यू आर करेक्ट कि अगर मैं बोलूं कि ओनली लिमिटेड पॉइंट्स, नीड नॉट बी 1 2 3, जरूरी नहीं है 1 1.1 1.2 1.3, ये भी डिस्क्रीट ही है। मतलब जो लिमिटेड सेट ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग लेंगे तो वो डिस्क्रीट होगा। इसका गैप भी सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है 2 3 5 6 7। सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरा रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली दिस मेनी पॉइंट्स, सपोज इसी के बीच से ले सकता है, तो भी वो डिस्क्रीट हुआ। लेकिन कंटिन्यूअस कब हो जाएगा, जब एक पूरे रेंज में मैं बोलूंगा कि कोई भी रियल नंबर ले सकता है बिटवीन 2 and 3, जैसे आपने बोला, तो दैट बिकम्स अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वेयर द random variable itself, as I was giving the example, z is the random variable जिसमें वन सेकंड एक एग्जांपल दे रहा था, एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें लेट्स से इस बार नोटेशन ऐसा है कि x इज माय रैंडम वेरिएबल, ठीक है, उसका मैं डिफाइन कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग अ स्मॉल वैल्यू x
कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज 2 by 3 to the power x। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें अब बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 1, तो आप बोलोगे 2 by 3 to the power 1, मतलब उसके जगह बस वैल्यू डालना है। x टेकिंग 2 के लिए क्या करोगे, 2 by 3 का स्क्वायर, बेसिक है बहुत। अब यहाँ पे आपको ये हमेशा बताया जाता है कि x जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। मतलब अभी तो ये वेग है ना, अब अगर मैं रैंडम वेरिएबल x बोलूं और बस इतना बता दूं तो आपके दिमाग में चलिए ठीक है डिस्क्रीट तो आपने बताया, बट डिस्क्रीट का रेंज तो बताओ कि क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो हमेशा रैंडम वेरिएबल के साथ उसका रेंज बताया जाता है कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो पॉइंट्स कहां से कहां तक ले सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन ही हुआ ना ये कि मतलब 1 2 3 ऐसे करके ये कोई भी एक सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ कोर्स, इसको या फिर नेचुरल नंबर ही बोल लो। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इवन, आपको ये निकालना है। यू हैव बीन गिवन x इक्वल टू x का एक एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इवन। निकाल सकते हो ये, क्या करेंगे इसमें बताओ। x इवन होने का क्या मतलब है, क्या क्या चीज ले सकता है वो, 2 4 6 एंड कैन गो फॉरएवर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं लगाया हमने। तो ये सारे केसेस को ऐड ही करना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x can take 2 plus the probability that x can take 4 plus probability that x can take 6 plus then you go ahead, ऐसे ही आगे जाते रहो। फिर लास्ट में व्हाट डू यू गेट, 2 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 by 3 का पावर 4 प्लस 2 अपॉन 3 के पावर पे 6 एंड देन डॉट डॉट डॉट, व्हाट डू यू गेट, 2 by 3 square you can take as a factor out and then you get inside क्या, 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 to the power 4, oh प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको नहीं बोल सकते। व्हाट डू यू गेट, फाइनली आंसर क्या आता है इसका, ये 2 by 9 है बाहर और इधर क्या आएगा 1 प्लस दिस। ये किस क्या बोलते हैं इस सीरीज को, क्या नाम है इसका, जीपी सीरीज, करेक्ट। लेकिन इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं इसको। सिर्फ जीपी बोलोगे तो नहीं पता ना कितना लंबा है, जीपी में टर्म्स हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है। और कुछ स्पेशलिटी है इसका, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसके लिए। a by 1 माइनस आर, हमारा a है 1 और 1 माइनस आर, 1 माइनस आर तभी करते हैं हम लोग जब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, ये पता है, ये एक रूल होता है। तो वो है हमारे केस में सेटिस्फाइड ना, क्योंकि मेरा कॉमन रेशियो क्या है 1 by 9 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a विच इज 1 1 by 1 माइनस r विच इज 1 by 9, है ना। 1 ये कितना हो जाएगा 2 by 9 9 by 8, गलत है क्या कुछ, सही है। ओके तो रैंडम वेरिएबल का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, एक और देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देखें। तो कंटिन्यूअस भी हो अच्छा एक चीज और है, मेरे को कंटिन्यूअस में भी जाने का मन नहीं है, रुको थोड़ा बेसिक बेसिक दिखाता हूँ पहले। अच्छा इंटीग्रेशन कितने अच्छे से आता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन याद है, बेसिक बेसिक एकदम छोटा छोटा, मतलब बहुत हाई लेवल पे इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होगा बट थोड़ा तो चाहिए। तो आपने मेरे को पेपर्स क्या क्या बताए थे, 2 बताए थे, CB1 और CB2। दिस इज योर फर्स्ट पेपर, आप लोग ने पेपर्स क्लियर किया है, ओके।
तो अभी तक आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं मिला होगा, बट आप लोग दोनों ने इंटीग्रेशन CM1 में किया है थोड़ा बहुत ना, तो उतना ही इंटीग्रेशन चाहिए आपको यहाँ पे भी, कि मतलब बेसिक जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। फिर आप e टू द पावर x वाला पता होना चाहिए, और फिर आपको ये वाला जो रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v, ऐसा क्या बोलते हैं इसको, आइलेट, नहीं 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 नहीं, Yeah, I like that. आइलेट ही होता है क्या ये? Yeah. Integration of the integration of U. आइलेट क्यों बोलते हैं इसको? So we go by that formula, that's standard to say. Like जो भी functions रहेंगे उसमें वो अच्छा, वो वाला Yeah. logarithmic, algebraic, trigonometric and exponential, आई से क्या होता था? हाँ, आई डोंट रिमेम्बर आई, सॉरी, बट इसको वो नहीं बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं बोलते हैं, Okay, that. है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना ये, मतलब आप तोड़ तोड़ के वैसे Yeah. कर सकते हो, ठीक है। ये इतना बेसिक इंटीग्रेशन ही आपको चाहिए, मतलब ये बेसिक बेसिक फंक्शन का अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इनकेस आपको 12 का थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला वगैरह देखना है तो देख लेना, ठीक है। कंटिन्यूस पे तो अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास एक और वो है, असाइनमेंट है, उसमें से क्वेश्चन लेता हूँ। एक चीज मेरे को यहाँ पे एक और बताना, जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था जो डाइस वाला, उसमें मेरे क्या था, वो डोमेन क्या क्या था, क्या क्या वैल्यूज ले सकता था मेरा z जो रैंडम वेरिएबल था, व्हाट वर द वैल्यूज दैट इट कुड टेक, इफ यू रिमेंबर, 2 से लेके 12 तक, यस, z कुड टेक 2 से लेके 2 3 एंड देन सो ऑन अप टू 12। तो इस पे ये था कि व्हेन आई टुक दिस कि z इक्वल 2 प्लस z इक्वल 3 प्लस z इक्वल 4, अगर मैं ये करूं, इफ आई ऐड ऑल द डिफरेंट पॉसिबल केसेस, तो ये क्या आएगा, क्या लगता है आप लोगों को, 1 आएगा ये? मतलब मेरा रैंडम वेरिएबल अगर जो भी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, वो सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 1 आएगा, क्योंकि एसेंशियली आप कर क्या रहे हो कि आपने तो सारा एग्जॉस्ट कर दिया ना अपना पूरा सैंपल स्पेस, मतलब इधर ये जो बन रहा था ये क्या था, ये सारा सैंपल स्पेस था, पूरे सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, आपने हर एक का मैपिंग यूज करके यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, राइट। सब जैसे अब मैंने एक एग्जांपल आपसे ये कैलकुलेट कराया था कि Z7 वाला बताओ, तो आपने बोला 1/6, इसमें आपने ऑलरेडी 6 केसेस डाल लिए थे, तो वैसे यानी अगर आप इन सारे को देखोगे तो ऑलरेडी यू विल बी कैप्चरिंग ऑल 36 पॉसिबल केसेस, तो यानी ये प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये एक जनरल सा रूल है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल जो होता है उसका जो डोमेन दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे भी इसके पिछले वाला क्वेश्चन जिसमें ये प्रोबेबिलिटी था 2/3 टू द पावर x, और मैंने बताया था कि x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन, तो इसमें भी दिस शुड होल्ड ट्रू, मतलब let's see if it holds true or not. So 2/3 to the power 1 plus 2/3 to the power 2 plus 2/3 to the power 3 and so on. When you add this, you should get 1, right? Otherwise, there's some problem. तो देख लेते हैं एक बार, 2/3 मेरा फैक्टर आउट होगा, उसके बाद क्या बचेगा, 1 plus 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऑफ कोर्स। अब फिर क्या आएगा, 2/3 टाइम्स a by 1 minus r, ये नीचे क्या है 1 minus 1/3, 2/3, 2/3 और नीचे 2/3, यानी ये 1 हो गया। तो दिस इज अ यूनिवर्सल रूल फॉर रैंडम वेरिएबल्स कि कोई भी रैंडम वेरिएबल है अगर डिस्क्रीट है तो उसके हर एक पॉसिबल जो भी नंबर्स वो ले सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, उनको उनका सारा का जब आप प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे यू विल ऑलवेज गेट 1। दिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई
आउट ऑफ लेट्स से गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस कौन सा मेरा वैलिड रैंडम वेरिएबल है। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसका देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, इसको एक और तरीका है लिखने का f ऑफ x, ठीक है, मतलब एक जनरल वे है इसको लिखने का f ऑफ x। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग करके बताना इनमें से कौन सा है। लेट मी राइट 4 ऑप्शंस ऑन द बोर्ड, यू टेल मी कौन सा वैलिड है। लेट्स ट्राई दिस आउट। पहला एक रैंडम वेरिएबल है जिसका fx है, ये दिस इज माय फर्स्ट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विद fx इक्वल्स x minus 2 upon 5 and the range here is x equals 1 2 3 and then stops at 5. This is your first random variable. Then you have another random variable which is x square upon 30. Here x can take only 4 values, 1 2 3 and then 4. Then you have a third random variable with fx equals x upon 5 for x equal 1 2 3 4 and 5, and the last one is fx equals 1 by 4 for all these values 1 2 3 and 4. इनमें से कौन सा वैलिड है? कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, ऐसे मतलब जैसे देख के नहीं बता पाओगे आप सर। ऐसे डायरेक्टली कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं है? फर्स्ट वाला तो नहीं, क्यों नहीं होगा? नेगेटिव हो जाता है, तो x टेक 1 हाँ गुड, ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी, तो पहला वाला नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना? फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? क्यों? x नहीं, तो x वैल्यू क्या लेगा? x वैल्यू नहीं लेगा तो क्या हुआ? कांस्टेंट, कांस्टेंट इज आल्सो अ फंक्शन, नो? कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, जैसे सिक्का उछालने वाले में क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होता है, सिक्का नहीं सॉरी डाइस थ्रो 1/6 होता है ना सबका प्रोबेबिलिटी। तो उस केस में तो वैसे ऐसा कुछ भी हो सकता है कि 4 फेस वाला, आई डोंट नो कैसे बनेगा, बट 4 फेस का डाई बना दो और उसको करो तो 1/4 आएगा। बट क्या बाकी दो में से कुछ वैलिड है? तो लास्ट वाला क्लियरली वैलिड है क्योंकि 4 ही वो वैल्यूज लेगा और चारों का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो यानी वैलिड हो गया ना वो। बाकी दो सेकंड वैलिड है। क्या आ रहा है? 1 4 9, 1 4 और 9 कितना होता है? 14, 14 एंड या दैट्स करेक्ट, सही है। ठीक है, और एक तरीका क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वैल्यू निकालना होता है फॉर द कांस्टेंट। तो मान लो अब सपोज मैंने बोल दिया आपको सामने से, इफ आई टेल यू कि ये एक वैलिड रैंडम वेरिएबल है, अब उसका एफएक्स मैंने दे दिया कि इट्स c टाइम्स x, देयर इज अ कांस्टेंट c टाइम्स x, एंड देन आई टेल यू कि इसका वैल्यूज है 1 से लेके 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको मैं टास्क ये दे रहा हूं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। कैन यू कैलकुलेट c का वैल्यू? इट्स पॉसिबल, नो? इजी है काफी। क्या करोगे आप? पहला कि 1 का वैल्यू डालो यहाँ पे, तो f ऑफ 1 क्या हो गया आपका? c। वैसे f ऑफ 2 हो गया आपका 2c, ऐसे करके यू गो ऑन अप टिल 5c। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, दैट्स इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू हो गया 1/15। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप रैंडम वेरिएबल्स को लेके चलो। अब जैसे हम डिस्क्रीट देख रहे हैं, अब मैंने इतना कुछ बता दिया जब डिस्क्रीट पे, अब हम कंटिन्यूअस पे भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस पे क्या है कि हम लोग किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी
नहीं मानते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक छोटे से इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, बट नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन पॉइंट। उसको हम लोग डेंसिटी के थ्रू देखते हैं। मतलब सपोज ऐसा कुछ है, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है दैट कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन 1 and 4 लेट्स से, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहां पे क्या है, ऑन दिस एक्सिस यू हैव एफ ऑफ एक्स जिसका नाम होता है डेंसिटी, और ये तो एक्स का वैल्यू है, ठीक है। ये डेंसिटी है यहाँ पे, और हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ डेंसिटी रहेगा। बट दिस डेंसिटी, इसको आप यहाँ पे ये मत सोचना कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, for continuous distributions, f of x is not same as probability of x equals x। ये सेम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 2 ये 0 है। इस पॉइंट पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ऐसे, एग्जैक्टली 2 कभी वो ऐसे लेता नहीं है। हम लोग उसको डेंसिटी के टर्म्स में ट्रीट करते हैं। मतलब एफ एक्स एक फंक्शन होगा, और उसके मदद से मैं ये निकाल सकता हूं जरूर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल लाई बिटवीन 1.02 लेट्स से लेके 1.024, कुछ ऐसा कि इधर एक पॉइंट है 1.02 और इधर है 1.024। इसके बीच में रहने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऐसा कुछ कि, अच्छा इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकली? यस, याद है, ये आया याद, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहा हूं, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज दिस एरिया, ये जो 1.02 यहाँ पे है और ये वाला पॉइंट है मेरा 1.024, इसके बीच का क्या एरिया आ रहा है वो है ये। और इसको निकालने का तरीका क्या है, ये मेरा एफ एक्स है ना, ये फंक्शन, इसका मेरे को ये एरिया निकालना है। तो जैसा अभी एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1.02 से लेके 1.024 एंड देन यू इंटीग्रेट योर डेंसिटी dx, ऐसा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक नया है जिसके बेसिस पे भी you can do all those stuff। मतलब you can decide whether something is a valid random variable or not। For example, if I give you एक सेकेंड, एक रैंडम वेरिएबल है, उसका एफ एक्स दिया हुआ है, इट्स अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस है कि नहीं वो कैसे पता चलता है, वो रेंज देख के समझ आ जाता है। जैसे अगर मैं x इक्वल 1 2 ऐसे करके बोल रहा हूँ तो वो तो डिस्क्रीट हो गया। बट अगर किसी ने रेंज ऐसा दे दिया कि x इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस ऑलरेडी वो बता रहा है मेरे को कि कंटिन्यूअस है, राइट। ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी ले सकता है वो। इसमें इन लोगों ने fx क्या दिया मेरे को, k e टू द पावर -3x, ये है मेरा fx फॉर अ रैंडम वेरिएबल x। दिस इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके लिए fx इज गिवन एज दिस, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 you have to find k and also then find the probability that x will lie between 0.5 and 1। ये प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। दो चीज, पहले k निकालो। k कैसे निकलेगा, जैसे हमने अभी c निकाला था, कुछ वैसा ही लॉजिक है। डिस्क्रीट के लिए हमने क्या किया था कि हर एक केस लिया था। यहाँ पे हर एक केस ऐसे अलग अलग नहीं ले सकते, क्योंकि यू हैव इनफाइनाइट वैल्यूज दैट इट कैन टेक। इनफाइनाइट वैल्यूज के केस में व्हाट यू डू इज इट्स लाइक अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम लोग 12th में पढ़ते थे, यू मस्ट रिमेंबर कि इंटीग्रेशन वाज आल्सो कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सम। ये याद है, बहुत छोटा इंटरवल में अगर आप समेशन लेते हो उसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। मतलब लेट मी रिवाइज दिस पॉइंट। ये क्या है, सपोज एक फंक्शन है, इसमें यहां से यहां का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो व्हाट डू आई इंटीग्रेट बिटवीन दिस टू रेंज। मतलब बट ये a है ये b है, इसके बीच में मैंने इंटीग्रेट किया माय फंक्शन, तो वो मेरे को इधर का एरिया दे रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर
आप इसको जूम इन करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे dx है ना ये, और fx क्या है, fx इज लाइक यहाँ पे ना ये फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इटसेल्फ इज fx, ठीक है। इफ आई मतलब मेक यू रिकॉल दिस, तो you can break it down into very small like sections. अगर आप उसको बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे हर एक, मतलब a और b के बीच में ये जो dx वाला साइज है, मतलब इसको टुकड़ों में बांट दो, मतलब यहाँ a है और बहुत यहाँ दूर b है, और इसके बीच में बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो ऐसा, और हर एक को fx तक ले जाओ, मतलब ये जो भी कर्व है यहाँ पे हर एक को यहाँ तक ले जाओ, और यहाँ पे क्या बनेंगे, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। और आप जितना इसको छोटा छोटा करोगे, मतलब यहाँ पे उतना आपका यहाँ का जो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये प्योरली रेक्टेंगल नहीं है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर्व हो रहा है। तो होता क्या है कि अगर आप इसको रेक्टेंगल मान लोगे, यहाँ पे मैं इसको बहुत जूम इन करके दिखा रहा हूँ, मान लो ऐसा, तो यहाँ ये डिफरेंस आ रहा है, बट इसको और थोड़ा छोटा कर दो तो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे ये और कम होते जाएगा। ये समझ आता है, ये पक्का ये समझ आ रहा है। तो इंटीग्रेशन का लॉजिक यही होता है कि आप क्या, ये क्या fx क्या है, fx इज लाइक योर हाइट, ये वाला चीज fx है, और ये जो dx है वो क्या है, वो मेरा इधर का ये है कि आप कितना छोटा छोटा वो ले रहे हो, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ या ऐसा कुछ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यानी ये जो एरिया जो आपको निकालना है, दिस एरिया कैन बी थॉट ऑफ एज द समेशन ऑफ मल्टीपल सच रेक्टेंगल का एरिया, और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओ और उसका सम कर दो। तो वो भी एक इंटीग्रेशन का लॉजिक, मतलब ऐसा कुछ होता था कि मतलब उस सम का हम लोग लिमिट लेते थे, मतलब वेयर आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा, बट मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद है। तो पॉइंट ये था कि हम लोग, मैं कहां से बता रहा था कि जो डिस्क्रीट वाले केस में इट वाज इजी फॉर अस टू टेक c 2c एंड देन गेट 15c, फिर हम c का वैल्यू निकाल लिए थे 1/15 आ गया। वो चीज सेम हम लोग समेशन ही कर रहे हैं एसेंशियली, बट वाया इंटीग्रेशन, वो भी समेशन ही है, मतलब अब वो समेशन हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू कर रहे हैं, बस बात ये है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को हमेशा ये सोचना कि आप सम ले रहे हो कुछ चीज का, ठीक है। ये जो होता है ना, इसी का कंटिन्यूअस फॉर्म ये होता है, राइट। दिस इज डिस्क्रीट के लिए समेशन एंड इधर कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाट, जीरो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट आपको बोला नहीं है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट के e to the power minus 3x dx. That should give you what, when you add up all the cases you should get 1, and k अपना कांस्टेंट है, इट्स नॉट कंटेनिंग x, तो बाहर आ गया e to the power 3x एंड 0 से लेके क्या बचेगा इधर, -3 इधर चला जाएगा, या ठीक है, मतलब लेट इट बी एक बार, k/3 विद अ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, पहले यू पुट इंफिनिटी x की जगह, तो दैट मेक्स इट e to the power minus which is what is that, 1, right? 1 या 0 क्या होता है ये, बताओ बताओ, अरे ऐसे करने से कैसे होगा, e पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, आप लोग काफी स्मार्ट हो इसको बताने के लिए, तो सोच के देखो e क्या होता है, e क्या है, कोई नंबर है, e क्या है, e नंबर नहीं है, क्या होता है e का वैल्यू, 1 नहीं है, 2.57 ऐसा कुछ है। तो जो भी है 1 से बड़ा नंबर है, ये 2 है, इसका मान लो एक बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2 है, 2.5 मान लो, ठीक है। उसके पावर में माइनस इंफिनिटी है, तो कभी भी हम लोग a के पावर में -x लेते हैं, इट कैन बी व्यूड एज 1/a टू द पावर x, यस और नो। इसको आप क्या करोगे, e की पावर में माइनस इंफिनिटी कैन बी थॉट ऑफ एज 1/e की पावर पे इंफिनिटी। e खुद क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर को जो आप इनफाइनाइट पावर दोगे तो वो कहां चला जाएगा, 1 से कोई भी बड़ा नंबर है उसको आप बहुत ज्यादा बड़ा पावर दोगे तो वो नीचे वाला चीज इनफाइनाइट चला जाएगा, और 1/समथिंग वेरी बिग विल बी 0, तो ये 0 है पहला वाला, तो 0 माइनस, यस क्योंकि e पावर 0 हो गया वो, दैट टेक्स यू हियर, एंड दिस इज 0 - 1 इज -1 -3, तो k का वैल्यू आया मेरा 3।
अब आप यहां से k का जब वैल्यू आ गया है तो आपको ये निकालना है कि 0.5 से लेके 1 के बीच में रहेगा, 0.5 से लेके 1 तक रहेगा, और k का वैल्यू पता है 3 है, 3 e to the power minus 3x dx, ये निकाल सकते हैं हम इजीली, 3 e to the power minus 3x अपॉन -3, देन कैलकुलेट बिटवीन 0.5 से लेके 1। कैलकुलेटर है आप लोग के पास? कैलकुलेटर लिया आपने? आप अभी नया नहीं, आप नया दे रहे हो, कैलकुलेटर लिया आपने? इसके लिए चाहिए होगा 3, मतलब बेसिकली यू कैन ऑफ कोर्स कैलकुलेट दिस, आई नॉट डू दिस, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी। टेबल्स वगैरह भी ले लेना आई थिंक। अब आप लोग ने अगर रिसेंटली इस टर्म एग्जाम दिया था आप लोग ने, तो टेबल्स तो उनको अपना वाला चाहिए ना। अब वो लोग प्रिंटेड टेबल्स नहीं लेते, या तो आप सॉफ्ट कॉपी यूज करो, है ना, ऐसा कुछ है। तो टेबल्स लेना होगा आप लोग को। टेबल्स इस एग्जाम में काफी काम आएगा, बिकॉज आइडिया इज नॉट टू मग अप थिंग्स। मग अप थिंग्स मतलब आप सपोज 10 अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे अभी आपने ये देखा, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ डेंसिटी फंक्शन। तो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक नॉर्मल हो गया, बाइनोमियल हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक है, फिर कंटिन्यूअस साइड में और गामा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस व्हिच यू विल स्टडी। यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, ये सब मेमोराइज नहीं करना, वो सब सारा टेबल्स में है, आपको बस अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली। एक्चुअल साइंस में जनरली फॉर्मूला मगिंग अप इज नॉट रिकमेंडेड। एप्लीकेशन कैसे करना है वो सीखना होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ब्ला ब्ला बहुत सारे हैं, तो ले लेना आप टेबल्स वगैरह, ठीक है। टेबल्स यूज होगा क्योंकि काफी, कैलकुलेटर तो है ही आप लोग के पास। और मैं अभी मीन और वेरिएंस बोला था, मीन और वेरिएंस क्या होता है ये बताना, मैं ये रिवाइज किया नहीं हो टॉपिक, बहुत बेसिक ही है, बता दो मीन वेरिएंस क्या होता है। मीन इज एवरेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन बेसिकली टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। हाँ, दैट्स द क्रूड वे, यस। मतलब अगर आपके पास नॉर्मल सा सैंपल है तो उसका मीन ऐसे ही निकलता है, दैट्स राइट। सपोज 10 चीज आपको दिया हुआ है, उसका मीन निकालना है तब। और एक तरीका होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उससे भी मीन निकल सकता है। अब वैसे ही ना मीन हमारा रैंडम वेरिएबल्स का भी निकलता है। मीन कैसे निकलता है? मीन का रिप्रेजेंटेशन पहला तो ऐसे, रैंडम वेरिएबल के लिए ऐसे हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज द काउंटर पार्ट फॉर मीन, मतलब मीन ही है ये, आप एक बार ऐसे सोच लो। तो जब हमारे पास जो भी सपोज ऐसा कुछ सैंपल हो 1 2 3 4 5, ये सैंपल है, इसका अगर मैं बोलूं कि मीन निकाल के दे दो, तो आप क्या कर रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5 ऑब्जर्वेशंस व्हिच गिव्स मी 3 एज एन आंसर, राइट। इस यहां पे ना व्हाट यू आर डूइंग इज, आप हर एक को ना एक सॉर्ट ऑफ इक्वल वेट असाइन कर रहे हो, राइट। मतलब you can think of it as 1 × 1/5 plus 2 × 1/5 plus 3 × 1/5 plus ... plus 5 × 1/5, क्योंकि हर एक पॉइंट को इधर इक्वल वेटेज मिला हुआ है। लेकिन जब हम रैंडम वेरिएबल्स के केस में आते हैं, इफ यू गो बैक टू योर एग्जांपल, बेसिकली द एग्जांपल दैट वी वर डिस्कसिंग, व्हाट वाज दिस? दिस इज द सम ऑफ numbers that you obtain on 2 dice. इसमें नॉट एवरीथिंग हैज इक्वल वेट, राइट। इधर हमने बस सैंपल बोल दिया, एवरीथिंग इज हैविंग एन इक्वल वेट, कुछ ऐसा बताया नहीं कि कहां से आया था क्या है। इस टाइम पे हम लोग इसलिए ये वर्क करता था। अब फॉर रैंडम वेरिएबल्स थिंग्स हैव चेंज। मतलब अब इसमें जब मैं पूछ रहा हूं कि ऑन एवरेज मेरा रैंडम वेरिएबल का क्या वैल्यू रहेगा, e of x इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ना, व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर माय रैंडम वेरिएबल। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, कि मैं इसको कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इट्स ओनली 1/36, 1 + 1। इधर भी ये वाला नंबर इज ओनली 1/36,
बट यहाँ पे जो बीच वाला नंबर था विच वॉज 7, इसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता था 6/36। वैसे ही फिर इधर सारे का अपना अपना वेटेज है, यानी 7 इज एडिंग द हाईएस्ट वेट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है कि इट्स द सम ऑफ, for all values of x, you take the value of x and then you take the probability of x taking that number. In our case, how will that look like? This sum will look like ki 2 is the value of x times the probability that my random variable will take 2, plus 3 is the value of x times the probability that my random variable will take 3, and so on. इसको जब आप निकालोगे, that will tell you कि ऑन एवरेज आप अपने रैंडम वेरिएबल का क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू. सिमिलरली इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन फॉर डिस्क्रीट बिकॉज दीज आर लिमिटेड वैल्यूज. अब आप जब कंटिन्यूअस में आओगे तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, मैं यही लिख देता हूं, रफ में लिख रहा हूं कि ओवर योर एंटायर रेंज ऑफ एक्स विच कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल 0 से इंफिनिटी था वैसा कुछ, यू जस्ट टेक एक्स टाइम्स उसका क्या डेंसिटी है, that gives you E of x for a continuous distribution. यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर x मतलब अपने रेंज में जो भी उसका डोमेन का रेंज है, ठीक है. ओके, मैं आप लोगों को कुछ करके आने के लिए बोलता हूँ, रुको. कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो एक तो ये शीट पूरा करके आना, ठीक है. ये वाला जितने भी क्वेश्चंस है, जो शीट आप लोगों को मिला ना, ये ले लेना. और दूसरा और भी क्वेश्चन है बेसिक्स, वो मैं बताता हूँ, रुको. पेज नंबर 5 तक इसका प्रिंट आउट लेना होगा, बाहर बोल दोगे. सिद्धि वो